Hello everyone, welcome to Free Study. So next video for Insta July 2020 Current Affairs Compilation. बाकी वीडियोस आप चैनल में जाकर देख सकते हैं वीडियोस के कॉलम के अंदर. सो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पेजेस. आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए अगर आप फर्स्ट व्यूअर हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं. एंड इसके साथ साथ आप वीडियोस को शेयर भी ज़रूर करें. सो स्टार्ट करते हैं विटामिन डी एंड उसके सिग्निफिकेंस से. तो कोविड-19 के टाइम पे विटामिन डी की क्या इंपॉर्टेंस है वो सबने देखी. एंड विटामिन डी कैसे प्रोड्यूस होता है. विटामिन डी जब सनलाइट हमारी स्किन पर गिरती है तो विटामिन डी जो है वो प्रोड्यूस होता है एंड एक केमिकल रिएक्शन होती है टू अ कोलेस्ट्रॉल बेस्ड मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से जो कैल्सीडियोल होता है हमारे लीवर के अंदर उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है एंड किडनी के अंदर कैल्सीट्रियोल. याद रखिएगा, लीवर में कैल्सीडियोल है एंड किडनी के अंदर कैल्सीट्रियोल है. नाउ विटामिन डी एक फैट सॉल्यूबल विटामिन है, मीन्स ये डिज़ोल्व हो जाता है फैट्स में, ऑयल्स में एंड हमारी बॉडी में काफ़ी लंबे समय तक रह सकता है. इससे जो हमें पता चलता है कि हमारे बोन्स के लिए कितने कैल्शियम की ज़रूरत है एंड किस तरीके से हम अपनी सेल मेम्ब्रेन्स को प्रोटेक्ट करते हैं डैमेज से भी. एंड अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे जो टिश्यूज़ हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो विटामिन डी उससे भी मदद करने में, बचाने में मदद करता है, क्योंकि उससे ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है. ठीक है. देन कंसर्न्स क्या हैं. विटामिन डी डेफिशिएंसी से जो कोविड-19 के जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, जैसे कि जो डायबिटिक होते हैं या जिनकी हार्ट कंडीशंस अच्छी नहीं है, निमोनिया है, किसी को ओबेसिटी है, या वो लोग जो स्मोक करते हैं, तो उनको ये बहुत इफ़ेक्ट कर सकता है. इससे लंग इंजरी भी हो सकती है. तो इंडिया एक ऐसा नेशन जहाँ पे सनशाइन बहुत आती है एंड मासिव बर्डन है, क्योंकि विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से सरप्राइजिंगली कि हम मतलब अबंडेंट सनशाइन में रहते हैं फिर भी हमारे पास विटामिन डी की डेफिशिएंसी है. क्यों? क्योंकि जो ऊपर है अमंग द पब्लिक रिस्पेक्टिव, मीन्स देखिए जो विटामिन डी है वो तो सारी जगह बराबर ही मिलेगा, वो चाहे कोई गरीब हो या चाहे कोई अमीर हो, किसी का एज क्या है, किसी का जेंडर क्या है. बट स्टिल स्टडी की गई एंड उससे पाया गया कि इंडिया के अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी है एंड इट इज़ क्लियर कि विटामिन डी का जो सप्लीमेंटेशन है वो ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर डेफिशिएंसी है. डेफिशिएंसी इसीलिए है क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन है, ये भी रीज़न हो सकता है. क्या करने की ज़रूरत है. तो गवर्नमेंट को न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से कंसल्ट करना होगा, एडवाइस करना होगा, कुछ न्यूट्रिटिव आइटम्स बताने होंगे जो हमारे करंट राशन फूड के अंदर ऐड हो सके ताकि सबको विटामिन डी मिल सके. एंड फ्री चार्ज ऑफ थोड़ा विटामिन डी की जो टैबलेट्स भी दे सकते हैं. ओके. तो इन स्टेप्स के साथ जो इंडिया है वो पुअर को मदद कर सकती है. ओके. सो ये आप देख सकते हैं विटामिन डी जो है जब सन फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ. हाउ डू वी एक्वायर विटामिन डी एंड व्हाट आर इट्स फंक्शंस. तो ये सन की रेज है जिसकी वजह से 7 डी हाई कोलेस्ट्रोल हुआ एंड फिर विटामिन डी 3, देन उससे कैल्सीडियोल, कैल्सीडियोल लीवर के लिए एंड कैल्सीट्रॉल किडनी के लिए. ओके. एंड ये आप देख सकते हैं कैल्सीट्रॉल अगर होगा तो उससे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होगा, इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, सेल की ग्रोथ अच्छी होगी, सेल डिफ्रेंशिएशन होगा एंड सेल डेथ दैट इज़ एपोडोपोसिस, मीन्स जो थोड़ी बेकार सेल्स होती हैं उनके लिए भी. सो डेथ सीरोलॉजिकल सर्वे, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको. सीरोलॉजिकल से थोड़ा आप सर्जरी से ध्यान रख सकते हैं एंड सर्जरी जो है वो आप ध्यान रखिए कि मान लीजिए आपकी फैमिली एंड हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी की सर्जरी ना हो. तो उन्होंने एक रिज़ल्ट डिक्लेयर किया है सीरोलॉजिकल सर्वे का. ये बस मैंने आपको याद करने के लिए बताया है. दिल्ली के अंदर 27 जून एंड 10 जुलाई को, ये रियल डिटेल्स हैं. ओके. 21,387 सैंपल्स कलेक्ट किए गए एंड ये जो स्टडी है ये की किसने. नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल ने. तो डी से दिल्ली, डी से डिजीज़ कंट्रोल, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के साथ मिलकर. तो इससे देखा जाता है कि जो डिसीज़ है वो कितनी है पॉपुलेशन के अंदर बाय डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द वायरस. इस सर्वे के अंदर IgG एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड टेस्ट होता है, जो कि ये देखता है कि कितनी पॉपुलेशन जो है वो एक्सपोज्ड हो चुकी है टू SARS-CoV-2 इन्फेक्शन. एंड इट इज़ नॉट यूजफुल. इससे इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फेक्शंस नहीं पता चलते बल्कि एपिसोड्स ऑफ इन्फेक्शंस पता चलते हैं जो पास्ट में हुए हों. नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेस्ट एवरीवन. तो जो सीरोलॉजिकल स्टडीज़ है वो एक टूल की तरह यूज़ किया जा रहा है
ताकि ये एस्टिमेट लगाया जा सके कि डिसीज़ स्प्रेड कितना हुआ है। 22.86 पीपल को सर्वे किया गया कि किनके पास IgG एंटीबॉडीज़ है एंड क्या वो कोरोना वायरस से फिर एक्सपोज हुए एंड उनको कोविड-19 हुआ या फिर नहीं हुआ। सो व्हाट हैपन्स नाउ, गवर्नमेंट ये कह रहा है कि जो रिजल्ट हैं ये बताते हैं कि काफ़ी सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो कि नोवल कोरोना वायरस इन्फेक्शंस के लिए वल्नरेबल है, मीन्स उनको हो सकता है। ठीक है, तो फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना, फेस मास्क कवर को यूज़ करना, कफ एटिकेट्स रखना, हैंड हाइजीन रखना, सो ये इट इज़ नेसेसरी। देन अफ्रीकन स्वाइन फीवर, तो पोर्काइन इंडस्ट्री इन आसाम काफ़ी सारे लॉसेस उन्होंने सफ़र किए कोविड-19 लॉकडाउन के टाइम पे, क्योंकि अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है वो बहुत फैल गया, जिसकी वजह से 17,000 से ज़्यादा पिग्स की डेथ हुई आसाम में एंड 4500 के अरुणाचल प्रदेश में। ये जो आउटब्रेक है इंडिया के अंदर, ये फर्स्ट टाइम है कि डिसीज़ को रिपोर्ट किया गया एंड लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग, UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो करंट आउटब्रेक है उसकी वजह से चाइना, मंगोलिया, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, फिलीपींस, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इंडोनेशिया, ये सब भी अफेक्ट हुए हैं। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर एक हाईली कंटेजियस एंड फैटल एनिमल डिसीज़ है। ये अफ्रीका में सबसे पहले पाई गई थी 1920 में एंड इस फीवर का कोई क्योर नहीं है एंड ये एनिमल्स टू एनिमल्स से ही फैलती है, तो इसके लिए ह्यूमन बींग्स को कोई खतरा नहीं है। देन उन्नत भारत अभियान, तो ट्राइफेड ने इसको IIT दिल्ली के साथ मिलकर लॉन्च किया है। जो ट्राइफेड है दैट इज़ ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, वो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ रहकर काम करती है। IIT दिल्ली के साथ मिलकर इन्होंने काम किया है। मिनिस्ट्री ऑफ HRD का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ध्यान रखिएगा। इससे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उनको लिंक किया जाएगा कम से कम 5 विलेजेस के साथ, ताकि इकोनॉमिक एंड सोशल बेटरमेंट हो सके इन विलेजेस की। उन्नत भारत अभियान जो है वो उन्नत भारत अभियान 1 एंड 2 का जो है वो अपग्रेडेड वर्जन है। ओके, इसके साथ सभी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उन सबको एक्सटेंड किया जाएगा। देन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने रिसेंटली ही एक सर्वे रिपोर्ट पब्लिश की कि डेयरी सेक्टर के अंदर कितना एंटीबायोटिक यूज़ हो रहा है। एंटीबायोटिक्स को गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है डेयरी सेक्टर के अंदर एंड दूसरी पैंडमिक लाइक सिचुएशन इससे बन सकती है। फार्मर्स जो हैं वो मिल्क सेल करते हैं जबकि उनके एनिमल अंडर ट्रीटमेंट होते हैं, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिड्यूज़ के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। नाउ वाई देयर इज़ इंक्रीज यूज़, क्योंकि जो फार्मर्स हैं वो गलत तरीके से एंटीबायोटिक्स को यूज़ कर रहे हैं डिसीजेज़ के लिए, जैसे कि मैस्टिटिस एक इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होती है अडर एनिमल्स के अंदर। डेयरी एनिमल्स मीन्स जो गाय भैंस होती हैं एंड ये इनके अंदर क्रिटिकल इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स होते हैं ह्यूमंस के लिए एंड WHO ने भी वार्न किया है कि दे शुड बी प्रिजर्व्ड, क्योंकि ऑनगोइंग क्राइसिस है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का। तो जो अब्यूज्ड एंटीबायोटिक्स है उसके अगेंस्ट लॉ भी है, बट स्टिल दे आर डूइंग दिस। Now keep this point in your mind that India is the largest means वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। 188 मिलियन टन्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए गए 2018-19 में। जो अर्बन एरियाज़ हैं वो 52% कंज्यूम करते हैं मिल्क एंड जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैं जैसे कि मिल्कमैन, कॉन्ट्रैक्टर्स, उनकी वजह से ही 60% कंज्यूमर बेस बना हुआ है। बाकी जो रिमेनिंग डिमांड है मींस 48% वो डेयरी कोऑपरेटिव्स या जो प्राइवेट डेयरीज़ होती हैं वो इनको रिप्रेजेंट करते हैं। सो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मींस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ऐसी एबिलिटी कि वो जो एंटी माइक्रोबियल होते हैं, जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक्स लेना, एंटीवायरल्स लेना, तो उसका असर ख़त्म कर देते हैं। सो स्टैंडर्ड्स ट्रीटमेंट्स जो होते हैं वो बेकार हो जाते हैं एंड इन्फेक्शंस कंटिन्यू रहते हैं एंड दूसरों में भी फैल जाते हैं। सो नाउ रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी, तो PM's अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 तो ये लॉन्च किए गए। PM नरेंद्र मोदी जी ने अवार्ड दिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जिन्होंने अच्छे काम किए। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स की परफॉर्मेंस को यहाँ रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। 4 मेजर कैटेगरीज़ के लिए नॉमिनेशंस होते हैं। एक तो आपके डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स प्रोग्राम, देन इनोवेशन जनरल कैटेगरी, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एंड नमामि गंगे प्रोग्राम। तो ये 4 आपके कैटेगरीज़ है एंड ये स्कीम जो है पहली बार डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स के भी जो एफर्ट्स है उनको रिकॉग्नाइज़ किया गया नमामि गंगे प्रोग्राम के अंदर।
एक अवार्ड जो है वो दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट को 57 नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटीज़ के अंदर से। ओके, तो 57 में से एक को दिया जाता है। नाउ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बनाए थे 2006 में, ताकि वो डिस्ट्रिक्ट्स एंड वो ऑर्गेनाइजेशंस जो अच्छा काम कर रही हैं उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड इनोवेटिव वर्क को एक्नॉलेज, रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड दिया जा सके। इस स्कीम को रिस्ट्रक्चर किया गया 2014 में, ताकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स की परफॉर्मेंस को अगेन रिकॉग्नाइज किया जा सके। एंड 2020 से ही जो स्कोप है अवार्ड्स का वो एक्सपेंड किया गया, ताकि ओवरऑल जो आउटकम ओरिएंटेड परफॉर्मेंस है वो अचीव हो पाए। सो नाउ इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, जस्ट अ मिनट। Now India and its neighborhood relations, तो रिवाइविंग सार्क टू डील विद चाइना। इंडिया और चाइना के बॉर्डर टेंशंस हम सभी ने देखे, एंड इंडिया इज चिपिंग अवे एट इंडियाज इंटरेस्ट इन साउथ एशिया, बिकॉज वी ऑल नो कि चाइना की पाकिस्तान के साथ कैसे रिलेशंस है, एंड नेपाल भी, क्योंकि उनके साथ भी हमारा काला पानी इशू हो गया। दे आर ऑल्सो मूविंग क्लोजर टू चाइना, फिर चाहे उनके मटेरियल रीजन्स हो या कुछ भी हो। एंड चाइना बांग्लादेश को भी अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें भी टैरिफ एग्जाम्पशन देकर 97% तक की टू बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स। एंड श्रीलंका के साथ भी टाइज वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी जो हमारी साउथ एशियन नेशंस हैं वो चाइना पर डिपेंड है इम्पोर्ट्स के लिए, एंड जबकि वो जोग्राफिकली प्रॉक्सिमिटी उनके इंडिया के पास है, मीन्स इंडिया से बिल्कुल लगते हुए हैं। सो मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है न्यू दिल्ली के लिए भी। नाउ सार्क क्यों रेलिवेंट है? तो सार्क आप सभी को पता है कि इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक डीलिंग थी विद चाइना हैज़ टू बिगन विद साउथ एशिया। इसके लिए जो सार्क है उसको भी री इन्वाइगोरेट करने की ज़रूरत है, जो कि डोल्ड्रम्स में ही रहा है 2014 से ही। एंड पिछले कुछ सालों से जो पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशंस बढ़े हैं, तो इंडिया का जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है सार्क में वो थोड़ा कम हुआ है। इंडिया ने बिम्स्टेक, जो कि एक ऑल्टरनेटिव है सार्क की तरह देखा जाता है, उसके अंदर भी इन्वेस्ट करना शुरू किया। लेकिन बिम्स्टेक सार्क को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि बिम्स्टेक के अंदर एक तो कॉमन आइडेंटिटी की कमी है, हिस्ट्री की कमी है। नाउ मोर ओवर जो बिम्स्टेक का फोकस है वो बे ऑफ बंगाल रीजन के अंदर ही है। सो हमें साउथ एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की प्रोसेस को रिवाइव करने की ज़रूरत है, क्योंकि साउथ एशिया एक लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन है वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पे जो इंट्रा रीजनल ट्रेड है वो 5% होती है, एंड जो कंपेयर टू जबकि जो एशियन रीजन है उसके अंदर 25%। सो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो ट्रेड है साउथ एशिया के अंदर वो 23 बिलियन की हुई, जबकि एस्टिमेटेड थी $67 बिलियन की, तो काफ़ी कम रही, 44 बिलियन डॉलर से कम रही है। एंड जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है उन्होंने ट्रेड ट्रीटी साइन की है, लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं है उनके अंदर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं सार्क, मैं अभी आपको दिखाऊंगी मैप भी। तो इंडिया को थोड़ी लीड ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हो सकता है हमें थोड़ा सा फ़ायदा मिल सके। एंड एंटी पाकिस्तान चैलेंजेस यही हैं कि हमें एंटी पाकिस्तान रेटोरिक देखा जाता है, एंड रिकरेंट जो हमारे यहाँ पे बांग्लादेशी माइग्रेंट रेटोरिक है, इस्लामोफोबिया जो इंडियन सॉइल के अंदर दर्शाया जाता है। तो इकोनॉमिक वर्जन जो है गवर्नमेंट का वो कॉन्वोल्यूटेड है, मीन्स ये अनक्लियर है कि जो स्लोगन्स है आत्मनिर्भर के एंड वोकल फॉर लोकल मेन रह पाएंगे या फिर नहीं, ठीक है। तो ये आप एक बार सार्क को ज़रूर देख लीजिए, दैट इज़ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। तो ये सार्क के अंदर क्या क्या आता है, आप मैप के अंदर भी मैं आपको दिखाऊंगी। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव्स, पाकिस्तान, श्रीलंका, यहाँ पे आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, ये आपका अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये आपका इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, ये आपका श्रीलंका है, ठीक है। एंड ये एसोसिएशन 8 दिसंबर 1985 को बनी थी। एंड मालदीव्स भी है, ये भी ध्यान रखिएगा, मालदीव्स भी है इसके अंदर। तो 8 नेशंस हो गए हैं शायद, 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8, हाँ जी 8 है, 1985 में बनी थी। ओके, सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल के अंदर है। 21% वर्ल्ड की पॉपुलेशन,
3% वर्ल्ड का एरिया, 3.8% ग्लोबल इकोनॉमी। 5 स्फीयर्स हैं इनके। डेवलपमेंट करना है ह्यूमन रिसोर्सेज का, ट्रांसपोर्ट पर ध्यान देना है, मेट्रोलॉजी साइंस एंड टेक पर ध्यान देना है, रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर ध्यान देना है, एंड हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान देना है। ओके, सो सार्क हो गया है। कंक्लूजन यही है कि इंडिया चाहे तो फ़ायदा उठा सकता है। नाउ भूटान डीमार्चेज चाइना ऑन इट्स क्लेम टू सक्टिंग सेंचुरी। तो ये सक्टिंग सेंचुरी पहले तो है कहाँ, भूटान के ईस्टर्न साइड में। यहाँ पे आपको भूटान दिखाई दे रहा होगा, ये आपका भूटान है, तो अरुणाचल प्रदेश के पास है, ठीक है, इसके ईस्ट साइड में। मैप में भी अभी आ जाएगा। तो भूटान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने डी मार्च किया है चाइनीज़ एम्बेसी को, क्योंकि वो क्लेम कर रहे थे, बीजिंग क्लेम कर रही थी कि सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि ईस्टर्न भूटान में, अरुणाचल प्रदेश के पास में है, भूटान के ईस्ट साइड में, भूटान के जो वेस्टर्न एंड जो मिडल सेक्टर है वो भी चाइना के साथ डिस्प्यूट में ही है। जो भूटान के एरियाज़ हैं जैसे कि जक्करलुंग, पसमलुंग, चुम्बी वैली, एंड जो ईस्टर्न सेक्टर है वो भी मींस बाउंड्री टॉक्स जो उसके भी पार्ट नहीं बन पाए। एंड चाइना हैड नॉट क्लेम्ड राइट्स ओवर, मींस पहले उन्होंने नहीं कहा था कि सक्टिंग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो उनकी है, लेकिन अब उन्होंने क्लेम कर दिया। 58th मीटिंग जब हुई ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी काउंसिल की, जहाँ पे चाइना ने कहा कि वो फंडिंग को अपोज करते हैं टू अ सक्टिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर बनी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं। पहले मैं आपको मैप दिखा देती हूँ। ये आपको भूटान दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपका भूटान है, ठीक है। ये अब यहाँ पर बड़ा करके देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे है आपकी सक्तिंग लाइफ सेंचुरी। तो देखा जाए तो बिल्कुल ही भूटान के अंदर है, फिर भी चाइना इसको क्लेम कर रहा है। तो भूटान और जो इंडिया है, ये आप भूटान और इंडिया भी देख सकते हैं। भूटान के साथ इंडिया की बाउंड्री लगती है, 699 किलोमीटर थी 2006 में। नाउ ये चाइना एंड भूटान की बाउंड्री है। तो 1984-2016 तक कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी नहीं थे फॉर्मल भूटान और चाइना के बीच में। जो टॉक्स थी वो नॉर्थ एंड वेस्ट के बारे में हो रखी है, ईस्टर्न भूटान के बारे में कोई टॉक्स नहीं है। सक्टिंग सेंचुरी जो है वो अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के पास है। जून 2020 में चाइना ने जो है UNDP जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के थ्रू जो फंडिंग देनी होती है उसको मना कर दिया एंड कहा कि हम आपको कोई भी पैसे नहीं देंगे क्योंकि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो थिम्पू एंड बीजिंग उनके कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं हैं, बट आपके जो टू साइड्स हैं वो टॉक कर रही हैं, बातें कर रही हैं ताकि बॉर्डर इश्यूज़ को सॉल्व किया जा सके। तो सक्तिंग लाइफ सेंचुरी ईस्टर्न भूटान में है, ट्रैशी गंग जोंगख्याग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जो कि बॉर्डर करता है अरुणाचल प्रदेश को। यहाँ पे एंडेमिक स्पीशीज़ है जैसे कि ईस्टर्न ब्लू पाइन, ब्लैक रम्प्ड मैगपाई, ओके, एंड मिगोई को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, जो कि एक येती क्रिप्टिड है हुज एग्जिस्टेंस हैज़ नॉट बीन साइंटिफिकली कन्फर्म्ड। नाउ GEF ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जो है ये 1992 रियो अर्थ समिट के अंदर इस्टेब्लिश की गई थी ताकि जो हमारा प्लैनेट है उसको एनवायरनमेंट प्रॉब्लम से बचाया जा सके। ये एक इंटरनेशनल पार्टनरशिप है सभी कंट्रीज़ की, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की एंड प्राइवेट सेक्टर की, ताकि ग्लोबल एनवायरनमेंट इशूज़ को देखा जाए। ये जो फंड्स हैं ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को देने होते हैं एंड कंट्रीज़ को, ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशन के उन्हें फुलफिल कर पाएँ। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के जो ट्रस्टी हैं वो वर्ल्ड बैंक हैं, जो कि GEF के ट्रस्ट फंड को भी एडमिनिस्टर करते हैं। नाउ लेसन्स फ्रॉम डोकलाम, नो डी एस्केलेशन अंटिल फुल रिटर्न ऑफ स्टेटस क्यू। तो पहली बार ऐसे साइंस मीन्स आए कि इंडिया एंड चाइना आर डिसेंगेजिंग इवन इफ पार्शली ऑन द ग्राउंड इन लद्दाख। दोनों साइड्स ने अपने जो गलवान वैली जो थी वहाँ से 15 जून से अपने ट्रुप्स जो थे वो पीछे खींच लिए, मीन्स अपने जो वहाँ पे सेना तैनात होती है। एंड पॉइंटिंग आउट टू द आउटकम ऑफ डोकलाम स्टैंड ऑफ जो हुआ था 2017 में, तो एक्सपर्ट्स ने कहा कि गवर्नमेंट मस्ट नॉट एग्री, गवर्नमेंट को एग्री नहीं करना चाहिए कि सिचुएशन को डी एस्केलेट करे एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन लद्दाख बिना किसी एग्रीमेंट के, क्योंकि दोबारा से वही स्टेटस क्यो एंटी की सिचुएशन बन जाएगी। तो वाई सो, क्योंकि ये इट इज़ बिकॉज द लेसन फॉर अस इन डोकलाम कि जो डिसएंगेज
डिसएंगेजमेंट है, मीन्स वापस पीछे हट जाना, वो इनफ नहीं है। एक एंड ये नहीं दर्शाता टेंशन्स का। ये ज़रूरी है कि हम एंड पॉइंट्स को डिफाइन करें, वेदर ट्रूप्स मस्ट विड्रॉ टू, एंड अगर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो फिर कोई अच्छी बात नहीं है। डोकलाम इशू कैसे एंड हुआ था? 2 साल हो गए जब डोकलाम का स्टैंड ऑफ हुआ था। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग जो डिसएंगेजमेंट था उसकी वजह से इंडिया एंड चाइना के बीच में जो हॉस्टिलिटीज़ थी उस पर अंत तो आया था कि चाइना जो रोड बना रही है नियर इंडिया चाइना भूटान ट्राई जंक्शन एरिया, एंड दे आर ट्राइंग टू ट्रांसग्रेसिंग इन टू भूटानीज टेरिटरी, लेकिन उनका दोबारा से वो कभी भी ऐसा कर सकते हैं। तो कंक्लूजन यही है कि इफ़ द मिलिट्री ओनली एग्रीज ऑन डिस एंगेजमेंट एंड डी एस्केलेशन इट मे एंड अप एट अ डिसएडवांटेज। तो डोकलाम में क्या हुआ था? डोकलाम के अंदर भी फेस ऑफ हुआ था। ये वहाँ पर हुआ था ओवर द टेरिटरी बिलोंगिंग टू भूटान, जहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी एग्रीमेंट है विद चाइना। नाउ चाइनीज़ जो थे वो डोकलाम पर अपनी कंट्रोल पाना चाहते थे, एंड जिसको चिकन स्नैक भी कहा जाता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है इंडिया का, जो कि नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है हमारी कंट्री को। सो नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट ये आपका ऑर्डर है, ये दिस इज़ योर सिलीगुड़ी ऑर्डर, ठीक है। ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपके पास भी पीडीएफ होगा, उसके अंदर भी आप खोल के बुक को देखिए। ये आप देख सकते हैं, ये आपका बटिंग ला है, इंडियन आर्मी पोस्ट, देन ये आपका डोका ला है, ठीक है, देन ये आपका गिमोचेन है, देन ये आपका जमफेरी रिज है। तो इसको एक बार आप बुक अपने पीडीएफ में भी देख लीजिएगा। नाउ इंडिया ट्रॉलर्स इन श्रीलंका एंड इशूज एसोसिएटेड। तो श्रीलंका के जो फिशरमैन हैं अलोंग द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ जाफना पेनिनसुला, जिसे हम पॉइंट पेड्रो भी कहते हैं, उन्होंने कंप्लेन किया है नॉर्दर्न फिशरी अथॉरिटीज़ को अबाउट देयर नेट्स बीइंग फाउंड डैमेज इन सी आफ्टर बीइंग कॉट अंडर द लार्ज इंडियन ट्रॉलर्स विच वर रिपोर्टेडली इन श्रीलंका टेरिटोरियल वाटर। तो श्रीलंका कह रहा है कि इंडिया के जो ट्रॉलर्स हैं वो उनके जो नेट्स हैं उनको ख़राब कर रहे हैं। तो इंडो लंका फिशरीज जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में आ गई कंट्री के बायलेटरल टाइज की वजह से, एंड जो मेन आर्ग्यूमेंट्स है वो श्रीलंकन के फिशरमैन ने रखा कि इंडियन के जो ट्रॉलर्स हैं वो उनके फिश प्रोडक्शन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका जो लाइवलीहुड है वो ख़राब पहले से ही है कोरोना वायरस की वजह से, एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू मीन्स वू दैम। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट कैसे सिचुएशन को हैंडल कर रहा है? लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में श्रीलंका ने टफर लॉज भी लाए थे बॉटम ट्रॉलिंग के लिए, एंड हैवी फाइन्स भी लगाए थे फॉर ट्रेस पासिंग फॉरन वेसल्स, एंड श्रीलंकन नेवी ने 450 इंडियन फिशर को भी अरेस्ट किया था 2017 में भी, 2018 में भी 156 लोगों को अरेस्ट किया गया था, 2019 में भी 210 लोगों को अरेस्ट किया गया, एंड 2020 में भी 34 पीपल को अरेस्ट किया गया। ये आप देख सकते हैं किस तरीके का मीन्स नेट्स होते हैं। तो बॉटम ट्रॉलिंग एक फिशिंग प्रैक्टिस है जो कि मैराइन इकोसिस्टम को अफेक्ट करती है। इसके अंदर जो वेटिंग नेट्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं वेटेड नेट्स अलोंग द सी फ्लोर, जिसकी वजह से अगेन डिप्लीशन होगा फिशरी रिसोर्सेज का। एंड इंडियन श्रीलंका के मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट्स भी थोड़े से हम देख लेते हैं। पाल्क स्ट्रेट ध्यान रखिएगा, गल्फ ऑफ मन्नार ध्यान रखिएगा, जो इंडिया को एंड यहाँ पे श्रीलंका के बीच में है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो दोनों कंट्रीज़ ने 4 मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट्स 1974 से 1976 में साइन किए गए थे ताकि लॉ इन्फोर्समेंट बनी रहे, रिसोर्स का मैनेजमेंट हो पाए, एंड पर्टिकुलरली इन पाक स्ट्रेट। पहला जो एग्रीमेंट था वो एडम्स ब्रिज के लिए हुआ था, पाल्क स्ट्रेट के लिए, जो 8 जुलाई 1974 को आया था। सेकेंड एग्रीमेंट 10 मई 1976 को, जब मैरीटाइम बाउंड्रीज जो थी गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर एंड बे ऑफ बंगाल के अंदर वो डिफाइन की गई थी। 1976 में गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स ने एग्रीमेंट साइन किया था। नवंबर 1976 में इंडिया एंड श्रीलंका ने दूसरा एग्रीमेंट साइन किया ताकि मैरीटाइम बाउंड्री जो है गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर उसको एक्सटेंड किया जाए। ओके, नाउ
तो ये हो गया है। अब हम करेंगे ऑस्ट्रेलिया एंड मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है। तो इंडिया इज टू शॉर्टली टेक अ कॉल ऑन ऑस्ट्रेलिया इंक्लूजन इन मालाबार। तो वाई ऑस्ट्रेलिया शुड बी इंक्लूडेड इन द ग्रुप, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का इंक्लूजन आप सभी को पता होगा, क्वाड कंट्रीज इंडिया, चाइना, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, ठीक है, ये क्वाड कंट्रीज हैं। एंड बीजिंग इसके अंदर नहीं है तो वो इसको अपोज करता ही रहता है। एंड जापान एंड जो यूएस है वो तो कैनबेरा के जो इंक्लूजन है, दे ऑल्सो बीन पुशिंग इंडिया टू कंसीडर इट। तो अगर गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया कि वो ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें इंक्लूड करना चाहता है जापान एंड यूएस के साथ, तो एक फॉर्मल इन्विटेशन भी ऑस्ट्रेलिया को दिया जाएगा। तो मालाबार एक्सटेंशन जो है वो एक बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है एंड ये नेवल एक्सरसाइज है 1992 से ही इंडिया एंड यूएस के बीच में चल रही है। फिर जापान को भी इसमें इंक्लूड किया गया था 2015 में, लेकिन इस साल ये थोड़ी डिले हो गई कोविड-19 की वजह से। तो क्वाड ग्रुपिंग ध्यान रखिएगा, जापान, इंडिया, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया की है। चारों नेशंस जो है वो डेमोक्रेटिक है एंड मैरीटाइम ट्रेड एंड सिक्योरिटी को चाहते हैं। इससे सबसे पहले 2007 में जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे ने ट्राई करने की कोशिश की थी इसको मूव करने की, बट आइडिया जो था वो ऑस्ट्रेलिया को मीन्स द आइडिया जो था वो ऑस्ट्रेलिया को इससे बाहर नहीं निकाल पाया। नाउ क्वाड एक अपॉर्चुनिटी है लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के लिए, ताकि नोट्स को शेयर किया जा सके, कोलैबोरेशन की जा सके म्यूचुअल इंटरेस्ट पर, एक ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक बन सके। एंड ये इंटरेक्शन है बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। देन देखिए अफगान एक्सपोर्ट्स टू इंडिया थ्रू वाघा बॉर्डर। तो ये आपको वाघा बॉर्डर दिखाई दे रहा होगा पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान एंड ये आपका पंजाब है, ठीक है। तो पाकिस्तान एंड पंजाब के बीच में आपका वाघा बॉर्डर पड़ता है। एंड अफगानिस्तान यहाँ से, ये आपका अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान यहाँ ध्यान रखिए जो हमारे ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है इससे लगता हुआ है, ठीक है। एंड वैसे हमारा इनके साथ अगर हम बिना पीओके को हटा दें तो हमारा ये बाउंड्री शेयर नहीं करते। तो ये यहाँ से जो है गुड्स को सेंड करना चाहते हैं पाकिस्तान के थ्रू। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान को अलाउ करेगा कि वो गुड्स को सेंड कर सकते हैं यूजिंग द वाघा बॉर्डर फ्रॉम 15 जुलाई। ये डिसीजन इसलिए लिया गया क्योंकि पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। नाउ अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड जो एग्रीमेंट है वो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में हुआ है ताकि दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे को गुड्स की मूवमेंट करने दें। पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं वो अफगानिस्तान के साथ मल्टीपल टाइम्स लगते हुए हैं एंड पाकिस्तान के साथ उनके पॉलिटिकल सर्कल्स भी हैं। सो देखते हैं आगे क्या रहता है। एंड दिस यूजुअली कॉज प्राइस टू स्पाइरल इन अफगान मार्केट्स एज कॉस्टलियर और स्मगल्ड इम्पोर्ट्स आर वॉट सैटिएट्स डिमांड। तो इसको हम रहने देते हैं। नाउ इंडिया ड्रॉप्स इंडिया फ्रॉम चाबार रेल प्रोजेक्ट। तो ईरान को जो आपने लास्ट ईयर भी हमने काफ़ी पढ़ा कि चाबार पोर्ट, तो अब इसका क्या डिसीजन रहा तो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ईरान ने डिसाइड किया है कि जो रेलवे लाइन जो चाबार पोर्ट की बन रही थी जाहिदान तक, विदाउट एनी असिस्टेंस फ्रॉम इंडिया ड्यू टू डिले इन फंडिंग, वो उसको करेगा पूरी ईरान। एंड जो रेलवे लाइन प्रोजेक्ट था वो इंडिया का कमिटमेंट था। ये एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट हुआ था अफगानिस्तान ईरान के बीच में, ताकि एक ऑल्टरनेट ट्रेड रूट बन सके अफगानिस्तान तक एंड सेंट्रल एशिया तक, जिसके थ्रू हमें पाकिस्तान को ना पार करना पड़े। ये जो डील थे इसे नरेंद्र मोदी जी ने भी जब वो तेहरान गए थे 2016 में तो इसको फाइनलाइज किया था। एंड इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने भी इसको प्रॉमिस किया था कि वो इसको फंडिंग देंगे। 1.6 बिलियन डॉलर की कुछ फंडिंग है, लेकिन वर्क कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाया क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान पर सैंक्शंस लगा दिए। एंड वाइल देयर वाज अ वेवर ऑन यूएस सैंक्शंस फॉर अ स्पेसिफिक रेलवे लाइन प्रोजेक्ट, इंडिया फाउंड इट हार्ड टू पिक equipment suppliers who were worried about possible action from the US। तो बाकी लोग भी डर गए। Now concerns from India, जो डेवलपमेंट है वो देखिए, इंडिया जो था वो कोशिश कर रहा था कि वो एक 25 ईयर इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो है वो फाइनलाइज करे चाइना के साथ भी। ये उनका $400 बिलियन का डील थी ईरान एंड चाइना के बीच में। जब ये डील फाइनल हो गई तो इससे चाइना की प्रेजेंस तो बढ़ेगी ईरान में, चाहे फिर वो बैंकिंग हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, पोर्ट हो,
अब चाइना वहाँ पर आ जाएगा तो इससे इंडिया के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उन पर असर पड़ेगा। तो चाबार पोर्ट गल्फ ऑफ ओमान के अंदर है, ओनली ओशियनिक पोर्ट है कंट्री का। एंड चाबार पोर्ट इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ से इंडिया जो है वो पाकिस्तान को बाईपास करके अपने जो गुड्स हैं वो अफगानिस्तान में भेज सकता है। इंडिया का जो एसेस होगा ईरान को वो मिल जाएगा, जिसके थ्रू हमें इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में हमें मदद मिलेगी। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को हम अरेबियन सी के अंदर काउंटर कर पाएंगे। चाबार पोर्ट एक पॉइंट की तरह है जहाँ से ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस भी कोऑर्डिनेट किए जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पढ़ेंगे रशिया, इंडिया एंड चाइना ग्रुपिंग। तो अमिड द टेंशंस ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के टेंशंस के बीच में ही एक मोर डिसिसिव वेस्टवर्ड शिफ्ट आया है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर। एंड लास्ट मंथ इंडिया ने एक वर्चुअल मीटिंग भी अटेंड की थी रशिया, इंडिया एंड चाइना के मिनिस्टर्स के साथ। तो इसे रशियन के जो फॉरेन मिनिस्टर थे येवगेनी प्रीमाकोव ने 1998 में स्टार्ट किया गया था। एंड इसका मेन एम यही था कि वो फॉरेन पॉलिसी जो यूएस स्टार्ट करता है उसको थोड़ा सा मीन्स एक तरफ किया जा सके। तो इंडिया के साथ टाइज बढ़ाने की कोशिश थी एंड फ्रेंडशिप डिस्कवर करने की कोशिश थी चाइना के साथ रशिया की। नाउ 2000 में ये बना जब तीनों कंट्रीज़ ने कहा कि ठीक है यूनिपोलर से मल्टीपोलर बनते हैं। एंड आरआईसी एक नॉन वेस्ट पर्सपेक्टिव शेयर करता है ग्लोबल बॉर्डर पर भी। डेमोक्रेटाइजेशन होगा ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल आर्किटेक्चर का। एंड आज जो आरआईसी कंट्रीज़ हैं उनके अंदर 19% ग्लोबल लैंड मास है, 33% ग्लोबल जीडीपी को तीनों कंट्रीज़ जो हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं। तीनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। रशिया और चाइना जो हैं वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के भी परमानेंट मेंबर्स हैं, इंडिया नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये तीनों कंट्रीज़ मिलकर एक नया इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं वर्ल्ड के लिए। डिज़ास्टर रिलीफ एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पर भी ध्यान दिया जा सकता है। नाउ प्रेजेंट सिचुएशन ये है, इंडिया के जो रिलेशंस हैं यूएस के साथ वो थोड़े ठीक हो गए हैं। एंड चाइना जो है वो 2005 एग्रीमेंट पर वापस चला गया। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उन्होंने स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो इंडिया का इन्फ्लुएंस है वो कम हुआ। तो चाइना के साथ वैसे भी हम थोड़ा कम इंटरेस्टेड हैं। फिर यूएस और रशिया के रिलेशंस 2014 में ख़राब हो गए जब रशिया ने पुश बैक कर लिया आफ्टर अगेंस्ट द यूएस एंड कल्टिवेटिंग द तालिबान इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान को सपोर्ट दिया। सो आरआईसी का इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस तो है। इंडिया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी है, जिसे रशिया और चाइना ने ही मीन्स लेकर गए थे। सेंट्रल एशिया भी स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है एंड एक सिल्वर ऑफ लैंड सेपरेट करता है ताजिकिस्तान को पीओके से भी। एंड पाकिस्तान की जो मेंबरशिप है एससीओ के लिए एंड ईरान एंड अफगानिस्तान के लिए, तो वह एससीओ के लिए भी उसका सिग्निफिकेंस को शो करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि इंडिया जो है वो रशिया चाइना डायनामिक्स को दोबारा से शेप करे। एंड इंडिया ईरान रशियन प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चाहे सी के हों, रोड के हों, रेल लिंक हों, वो भी थोड़े से देखे जाएँ। डिफेंस और एनर्जी पिलर्स जो हैं इंडिया के विद रशिया वो स्ट्रॉन्ग रहें। तो बायलेटरी या मल्टीलेटरली काम करना होगा कहीं ना कहीं चाइना के साथ भी। इंडो पैसिफिक एक जोग्राफिक स्पेस है इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस के लिए। सो करंट ये है इंडिया चाइना का जो स्टैंड ऑफ है उसकी वजह से एंड जो हमारी फास्ट ट्रैक पार्टनरशिप हुई है यूएस के साथ, तो मीन्स हमारा जो थोड़ा सा देखने का नज़रिया है वो चेंज हो गया है। एंड अभी थोड़ा हम मीन्स एक रेजिडुअल कोल्ड वॉर माइंडसेट बना हुआ है। Now, bilateral, regional, and global groupings and agreements involving India and affecting India's interest. तो UAE keen to open sky policy with चाइना। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो ओपन स्काई एग्रीमेंट करना चाहता है इंडिया के साथ। एंड इन्होंने कहा है इंडिया को कि वो ओपन स्काई पॉलिसी को अलग तरीके से देखें फ्रॉम 5th and 6th फ्रीडम्स। तो इशू जो है 5th and 6th फ्रीडम्स का वो एक सोर पॉइंट है बिटवीन एयरलाइंस इन इंडिया एंड यूएई। तो क्या है ये ओपन स्काई पॉलिसी? ओपन स्काई पॉलिसी सिर्फ कनेक्टिविटी एंड सिर्फ पैसेंजर ट्रैवल ही नहीं बढ़ेगा बल्कि एयर फेयर्स भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगी। हमारी जो नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी थी 2016 की, उन्होंने भी गवर्नमेंट को अलाउ किया था कि वो ओपन स्किन एयर सर्विसेज जो हैं वो लाए सार्क कंट्रीज़ के साथ, ताकि 5000 किलोमीटर जो रेडियस है उसको अचीव किया जा सके। इंडिया ने ऑलरेडी ओपन स्काई एग्रीमेंट ग्रीस के साथ, जमाइका के साथ, गुआना के साथ, चेक रिपब्लिक के साथ, फिनलैंड के साथ, स्पेन एंड श्रीलंका के साथ साइन किए हुए हैं। फ्रीडम ऑफ एयर, इंटरनेशनल एयर ट्रैवल इसको गवर्न करते हैं।
ये डिपेंड करता है कि आपका जो एयर है इन द कंट्री, हाउ मच इट इज़ फ्रीडम एंड हाउ मच इट इज़ ग्रांटेड टू फॉरेन एयरलाइंस। एंड 9 तरीके की ऐसी फ्रीडम है जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन के 1944 कन्वेंशन में भी हैं। तो फ्रीडम ऑफ एयर, जो फर्स्ट फ्रीडम है वो होम स्टेट से, सेकेंड फ्रीडम कि भाई आप जिस कंट्री के अंदर जाना चाहते हैं वहाँ पे आप लैंड कर पाएँ। थर्ड एंड फोर्थ फ्रीडम है जहाँ पे जो एयरलाइन हुई है एंड टेक ऑफ फ्रॉम द कंट्री इट हैज़ लैंडेड इन एंड वापस होम बेस के अंदर आ सके। फिफ्थ एंड सिक्स फ्रीडम जो है वो अलाउ करेगी जो पैसेंजर्स हैं दे पिक्ड फ्रॉम वन कंट्री एंड फ्लाई देम टू अ थर्ड कंट्री रेदर देन द कंट्री फ्रॉम विच द एयरलाइन ओरिजिनेटेड। तो हम जिस कंट्री से उड़े, ठीक है, एंड अलाउ एयरलाइंस टू कैरी पैसेंजर्स पिक्ड फ्रॉम वन कंट्री फ्लाई देम टू अ थर्ड कंट्री। ठीक है, ज़रूरी नहीं है जहाँ से हमारी एयरलाइन ओरिजिनेट हो, मीन्स हम कहीं और भी लैंड कर सकें। तो ये आपका थर्ड कंट्री इन्वॉल्व हो जाता है फिफ्थ एंड सिक्स फ्रीडम के अंदर। देन देखिए बायलेटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। तो एक अपकमिंग वर्चुअल EU इंडिया समिट हुई, द बायलेटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, जिसको EU इंडिया FTA भी कहा जाता है। एंड चैलेंजेस क्या हैं इसके अंदर, जो नेगोशिएटर्स हैं वो यूरोप को क्या परसीव करते हैं कि इंडिया एक प्रोटेक्शनिस्ट स्टैंस है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है, सेल्फ रिलायंट जो प्रोग्राम्स है वो भी इस बात को थोड़ा सिचुएशन के साथ ऐड कर देते हैं कि हाँ ये प्रोटेक्शनिस्ट इनका थोड़ा सा व्यू है। इंडिया और EU की जो ट्रेड है वो 3% है एंड काफ़ी कम है जितना एक्सपेक्टेड किया जाए। कन्वर्सली अगर हम देखें तो यूरोपियन यूनियन इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड इन्वेस्टर भी है, 11% ग्लोबल ट्रेड भी होती है। नाउ BTIA जून 2007 में इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने ब्रॉड बेस्ड बायलेटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट स्टार्ट किया था ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। तो 7th इंडिया EU समिट 2006 में हुई थी हेलसिंकी के अंदर। एंड सिग्निफिकेंस अगेन यही है कि बायलेटरल ट्रेड को प्रमोट करना है, न्यू मार्केट्स को खोलना है, अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सपेंड करना है इंडिया एंड EU बिजनेसेस के लिए, चाहे गुड्स हों, सर्विसेज हों, इन्वेस्टमेंट हों, सैनिटरी हों, फाइटो सैनिटरी हों, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इशू ये है 2013 से ही नेगोशिएशंस जो हैं वो स्टार्ट हैं एंड जो EU की जो डिमांड है सच एज अ ग्रेटर कि उनको ज़्यादा मार्केट एक्सेस मिले ऑटोमोबाइल्स के लिए, वाइन के लिए, स्पिरिट्स के लिए एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर्स के लिए भी, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड E-कॉमर्स। तो यहाँ पे जो टॉक्स हैं वो थोड़ी बंद हो जाती हैं। EU ये भी चाहता है कि लेबर, एनवायरनमेंट एंड जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं, प्रोक्यूरमेंट हैं, वो भी टॉक्स में शामिल हों। इंडिया की जो डिमांड है कि भाई हमें ईजी वर्क एक्सेस मिले, स्टडी वीज़ा मिले, डाटा सिक्योर स्टेटस मिले, ताकि जो इजी हो सके यूरोपियन कंपनीज़ के लिए टू आउटसोर्स बिजनेस टू इंडिया। वो EU कंट्रीज़ नहीं मान रहे हैं, ठीक है, तो दोनों ही कंट्रीज़ कहीं ना कहीं पर अड़े हुए हैं। नाउ मेक द राइट कॉल ऑन मालाबार गोइंग क्वाड। तो मालाबार अभी मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया को भी थोड़ा इशू आ रहा है उसके साथ ऐड करने में, एंड अभी इंडिया, US एंड जापान इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिसेंटली डिस्कस किया कि ऑस्ट्रेलिया को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं जापान एंड US के साथ ही। नाउ फर्स्ट टाइम 2007 से जब सभी क्वाड कंट्रीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी जॉइंट मिलिट्री डील में, एंड ताकि चाइना को भी थोड़ा सा दिखा सकें। बट कैसे होगा, क्या होगा, तो चाइना क्यों कंसर्न है, चाइना तो कंसर्न रहेगा ही, बीजिंग इसको अपोज करता है इंडो पैसिफिक रीजन में भी, एंड ये ऐसे देखते हैं इसको कि एक मैरीटाइम क्वाड्रिलेटरल है आसियान नेटो, जो कि चाइना के राइज को देखना मतलब उनके अगेंस्ट में है। नाउ एट अ टाइम बायलेटरल टाइज जो हुए थे चाइना के साथ, इंडिया का इंटेंशन यही है कि ऑस्ट्रेलिया को अगर इसमें इन्वॉल्व किया जाए सो इट कुड ओनली बी कंस्ट्रूड एज अ मूव डायरेक्टेड अगेंस्ट बीजिंग। इंडिया के लिए चाइना चैलेंज यही है कि द टाइम इज़ राइट फॉर इंडिया टू शेड इट्स ट्रेडिशनल डिफेंसिवनेस इन द मैरीटाइम डोमेन, एंड US, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर मिल जाएंगे तो चाइना के जो मूव्स हैं इंडियन ओशियन के अंदर उसको काउंटर किया जा सकता है। चाइना पर एक प्रेशर आएगा एंड कि वो अपने जो इन्फ्लुएंस है वो इंडियन ओशन एंड साउथ पैसिफिक के अंदर ना फैलाएं, अदरवाइज इंडिया जो है वो हार्श कॉन्सिक्वेंसेस देखेगा।
एट अ टाइम अगर हम ईस्टर्न लद्दाख की बात करें तो इंडिया का जो इनविटेशन था ऑस्ट्रेलिया को पार्टिसिपेट करने का, तो ये सिग्नल्स इसने दे ही दिए बीजिंग को। एंड यूएस जापान के साथ भी कॉपरेशन होना, सो उससे भी उनको टेंशन होती है। एंड ऑपरेशनल टर्म्स में देखा जाए तो यूएस एंड चाइना ईस्ट एशिया में उनके भी स्ट्रैटेजिक कॉन्टेस्ट हैं, साउथ ईस्ट एशिया में भी हैं, सो वाई नॉट इंडिया। कंक्लूजन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ध्यान रखिएगा, जो क्वाड्रिलेटरल है उसके अंदर जापान, इंडिया, क्वाड कंट्रीज, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया इंक्लूडेड है। मालाबार एक्सरसाइज 1992 में इंडिया एंड यूएस के बीच में हुई थी, जापान को 2015 में शामिल किया गया था। देन नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट इंडियन डायस्पोरा। तो देखते हैं इटालियन मेराइन्स केस। तो इन अ सेटबैक टू इंडिया, जो परमानेंट कोर्ट है आर्बिट्रेशन का एट द हैग इज़ इन नीदरलैंड्स, उन्होंने कहा है कि इंडिया के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है टू ट्राई द मेराइन्स, जो कि केरला के फिशरमैन शूटआउट केस के अंदर हुआ। इशू क्या था, 2012 में 2 इटालियन मेराइन्स ने जो मीन्स दे वर फायर्ड शॉट्स वाइल ऑन बोर्ड ऑन इटालियन वेसल्स। एनरिका लेक्सी ने मार दिए थे 2 इंडियन फिशरमैन ऑन इंडियन वेसल सेंट एंथनी। लेकिन जो फिशिंग वेसल्स थे वो कंट्री के कॉन्टेजियस जोन के अंदर ही थे, एंड ये क्लियर था कि जो ऑफेंस है उससे अरेस्ट होना चाहिए एंड प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। लेकिन इवेंचुअली मराइन्स को अरेस्ट किया गया, बट फर्दर द मराइन्स इंडिया से उनको छोड़ दिया गया एंड इटली भेजा गया। उस टाइम पे इंडिया ने एक स्पेशली डेजिग्नेटेड कोर्ट सेटअप किया एंड एक ऑर्डर इशू हुआ इंडियन सुप्रीम कोर्ट से कि वो इसकी जुरिसडिक्शन की एप्लीकेबिलिटी देखें। इतने ही जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उन्होंने इन्वोक कर दिया सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ मेराइन नेविगेशन एंड फिक्स्ड प्लेटफॉर्म्स ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स एक्ट 2002। अब ये जो डिस्प्यूट है इंडिया एंड कंट्री के बीच में, ये पीसीए के सामने गया। नाउ पीसीए का क्या कहना है, जो मराइन्स हैं वो इम्यूनिटी उन्हें मिलेगी क्योंकि वो स्टेट के बिहाफ पर काम कर रहे थे, एंड इटली के पास जुरिसडिक्शन है कि वो डिसाइड करें ऑन द क्वेश्चंस ऑफ इम्यूनिटी। इंडिया को भी प्रिक्लूड किया गया जुरिसडिक्शन डिसाइड करने से पहले, एंड इंडिया कहा गया कि इंडिया जो है वो मीन्स इंडिया का जो कंडक्ट है वो ब्रीच नहीं था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ एंड द सी, जबकि इटली ने ब्रीच किया है कन्वेंशन को। तो एज दैट जो इटली है उसे कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। लेकिन पीसीए ने जो आर्ग्यूमेंट था इटली का वो रिजेक्ट कर दिया दैट इंडिया बाय लीडिंग द इटालियन वेसल्स इनटू इट्स टेरिटरी एंड उनको अरेस्ट करना एंड वॉयलेट करना टू कॉपरेट विद द मेजर्स अंडर आर्टिकल 100 ऑफ यूएनसीएलओज। अब नेक्स्ट क्या होगा, दोनों ही नेशंस को कंसल्टेशंस करनी होंगी। पीसीए का वॉर तो फाइनल होता है, इंडिया ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया है, एंड ये एक सेटबैक माना गया कि 2 को क्रिमिनल ट्रायल फेस करना पड़ा इन इंडिया। एंड में जो इटली है इट सक्सीडेड इन टेकिंग द मैटर आउट ऑफ इंडियाज हैंड्स, एंड अब वो खुशी मना रहे होंगे। तो पीसीए क्या है, पीसीए आपका 1899 में बना था, हेडक्वार्टर इसका हैग नीदरलैंड्स में है। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस फंड है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प करता है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन या डिस्प्यूट सेटलमेंट के कॉस्ट में, एंड जो भी डिसीजंस होते हैं वो अवार्ड्स होते हैं एंड ये पार्टीज़ पर बाइंडिंग भी होते हैं। एंड ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आर्बिट्रर ट्रिब्यूनल की, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट से हुए हों बिटवीन मेंबर स्टेट्स। एंड ये ध्यान रखिएगा ये यूएन एजेंसी नहीं है बल्कि यूएन ऑब्जर्वर है। ध्यान रखिएगा पीसीए इज़ नॉट अ यूएन एजेंसी बट इट इज़ अ यूएन ऑब्जर्वर। Now constitutional amendments in Russia, as per preliminary reports, रशिया के जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं वो पास किए गए। 77% ने फेवर में दिया, 0.92 हम थोड़ा अवॉइड कर देते हैं, मीन्स 78 ने फेवर में एंड 23 ने अगेंस्ट में। नेशनल रेफरेंडम में जब वोट करने के लिए कहा जाए तो वोटर्स ने कहा कि वो 206 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को अप्रूव करना चाहते हैं या नहीं। तो बोथ टर्न आउट एंड पॉपुलर सपोर्ट जो था वो हायर था व्हेन मीन्स एज कंपेयर टू दोज जो कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो क्या चेंजेस होंगे इससे, जो पुतिन हैं, जो व्लादिमीर पुतिन हैं, वो और 6 ईयर टर्म्स के लिए 2 more 6 ईयर टर्म्स के लिए वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो बन जाएंगे 2024 एंड 2030 में भी।
जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है उसे 2 टर्म लाइफ टाइम जो लिमिट है वो चेंज नहीं होगी, बट रीसेट हो जाएगी मिस्टर पुतिन की टर्म्स। ये हमने पहले भी किया हुआ है। जो दूसरी अमेंडमेंट्स हैं उससे प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री पावर्स जो है वो मजबूत होंगी। स्ट्रिक्ट लिमिटेशंस आएंगी रशियन पर जिनका फॉरेन सिटीजनशिप है ऑन रेजिडेंसी फ्रॉम सर्विंग पब्लिक ऑफिस। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रिक्शंस हैं इससे कोई भी इंडिविजुअल को ब्लॉक किया जा सकता है जिसके पास कोई और फॉरेन रेजिडेंसी या सिटीजनशिप हो। नाउ फाइनली ये जो अमेंडमेंट्स हैं इन्होंने ये भी डिक्लेयर किया गया कि भाई गॉड में विश्वास है एंड रशिया हिस्टोरिकल ट्रुथ को वो डिफेंड करना चाहते हैं अबाउट WWII एंड रशिया सक्सेसर स्टेट है सोवियत यूनियन का। चैलेंजेस क्या हैं? IMF के अकॉर्डिंग इकोनॉमी ने डॉलर टर्म्स में तो एक्सपेंड नहीं किया है बल्कि 6.6% से जो GDP है वो कम ही हुआ। लोकल बिजनेस भी अफेक्ट हुए हैं। प्राइस फॉल जो है, जो ऑयल प्राइस हैं दे आर फॉल ईटिंग इनटू एक्सपोर्ट्स रेवेन्यू। क्रेमलिन जो है उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है टू फिक्स द इकोनॉमी इन द न्यू टर्म। एंड न्यू फॉरेन पॉलिसी में जो रशिया के रिलेशनशिप है वेस्ट के साथ वो भी ट्रबल में ही हुए हैं। जो सैंक्शंस रशिया पर लगाए गए क्योंकि उन्होंने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था 2014 में, वो भी अभी भी लगे हुए हैं। रशिया इंटरफेरेंस के एलिगेशंस भी फेस करता है, दूसरी कंट्रीज़ के इलेक्शन में ये इंटरफेयर करते रहते हैं। डोमेस्टिकली जो अपोजिशन पॉलिटिशियन है अलेक्सी नावल्नी एंड उनके जो सपोर्टर्स वो अभी भी जो क्रेमलिन डिस्पाइट स्टेट क्रैकडाउन्स है उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नाउ काटसा दैट इज़ काउंटर करना अमेरिका के जो एडवाइजरी हैं थ्रू सैंक्शंस एक्ट। तो ये जो इससे पता चलता है US का मैसेज है ये कंट्रीज़ को, इंडिया के साथ भी, कि रशियन आर्म्स को अगर परचेज़ किया तो फिर आपके ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। तो 2017 में इसको लाया गया था एंड इसकी वजह से नॉर्थ कोरिया, रशिया एंड ईरान, रिन से ध्यान रखिएगा, उन पर सैंक्शंस लगे हुए हैं। 12 लिस्टेड सैंक्शंस में से 5 लगाए गए हैं सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस पर विद रशियन डिफेंस एंड इंटेलिजेंस सेक्टर्स। लोन्स नहीं ले सकते हैं, लोन नहीं मिलेंगे इनको। एग्जिम जो बैंक है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, वो इनको असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करेगा। एंड US की जो गवर्नमेंट है वो इनसे गुड्स एंड सर्विसेज नहीं लेगी। वीज़ाज इनको डिनाई किए जा सकते हैं। तो इंडिया के लिए भी ये है खतरा है कि अगर हम भी उनके साथ ज़्यादा कांटेक्ट में करेंगे तो ये हो सकता है हमारे साथ भी, हमारे ऊपर भी सैंक्शंस लगा दे, में इन्वॉल्व सैंक्शंस अगेंस्ट इंडिया। तो इंडिया जो है वो US के साथ अभी नहीं बिगाड़ सकता है, हमारे उनके साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो बनाकर ही रखने होंगे। बट अगेन हम जो अपने सप्लाईज ऑफ डिफेंस एंड जो ऑयल हमें मिलता है रशिया एंड ईरान से उसको भी कैसे करें, तो दुविधा का टाइम है। Then new visas rule puts students in a corner। तो US के इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ने न्यू डायरेक्टिव जो हैं वो इशू किए हैं जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बार किया जा रहा है उनकी हायर एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए जब तक वो स्पेसिफिक कोटास को मीट नहीं करेंगे। कौन कौन अफेक्ट होंगे? F1 M1 वीज़ाज, F1 वीज़ा होल्डर जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है, M1 जो वोकेशनल कोर्स करते हैं, तो इन सब बच्चों पर फ़र्क पड़ेगा। एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स 5.5% US की हायर एजुकेशन पॉपुलेशन के अंदर हैं। इंडिया का जो स्टूडेंट कोहोर्ट है वो सेकेंड है ओनली टू चाइनीज़, मीन्स 18% फॉरेन स्टूडेंट्स हैं US के अंदर। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसको सस्पेंड कर दिया था H1B हाईली स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ को भी। एंड मोस्ट ऑफ दीज वीज़ाज़ जो है वो इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं। US विड्रॉल फ्रॉम WHO। 6 जुलाई को जब नोवेल कोरोना वायरस के डेथ्स के केसेस जब 2.8 मिलियन हो गए एंड डेथ जो थी वो 0.13 मिलियन हो गई, तो US ने ऑफिशियली नोटिफाई किया यूनाइटेड नेशंस को कि वो WHO से विड्रॉ करना चाहते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसको 29 मई को भी थोड़ा सा हिंट दिया था। नाउ व्हाई दिस डिसीजन? क्योंकि ट्रंप का कहना है कि ये एक गलत बॉडी है, चाइना सेंट्रिक अप्रोच है इसकी। WHO जो है उसको बीजिंग के खिलाफ जाना चाहिए। नाउ इम्प्लीकेशंस क्या हैं अगर WHO से ये विड्रॉ करेंगे? सो इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो पड़ेंगे ही ग्लोबल पब्लिक हेल्थ पर। एंड डिपार्चर की वजह से
जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज मिलती है यूएस से वो थोड़ी कम हो सकती है $450 मिलियन से। एंड WHO कंट्री की वोटिंग राइट्स को भी ख़त्म सस्पेंड कर देगा, सर्विसेज नहीं मिलेंगी आर्टिकल 7 के अकॉर्डिंग। तो WHO जो था वो एग्जिस्टेंस में आया था 7 अप्रैल 1948 को, तब से ही वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। एंड इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 7,000 से भी ज़्यादा लोग हैं जो 150 कंट्री ऑफिसेज में काम करते हैं, 6 रीजनल ऑफिसेज में काम करते हैं। एंड इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर। WHO को कैसे गवर्न किया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है वो पॉलिसीज़ डिटरमाइन करती है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर मेंबर्स होते हैं जो कि टेक्निकली क्वालिफाइड हों, हेल्थ में डिसीजंस एंड पॉलिसीज़ देखी जाती हैं। कोर फंक्शन यही है कि इंटरनेशनल हेल्थ वर्क को क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है थ्रू कोलैबोरेशन। WHO को फंड मिलते हैं असिस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस के थ्रू, ठीक है, मीन्स ड्यूज कंट्रीज पे करती हैं, वॉलेंट्री और कॉन्ट्रीब्यूशंस के थ्रू मेंबर स्टेट्स पे कर सकते हैं। कोर वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस मीन्स जो वेल फंडेड एक्टिविटीज़ होती हैं। पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा प्रिपेयर्डनेस कॉन्ट्रीब्यूशन जो 2011 से स्टार्ट हुआ था, ताकि इन्फ्लुएंजा वायरसेस को थोड़ा मीन्स उनसे थोड़ा डील करने में मदद मिल सके। यूएस कंट्री का अभी सबसे बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है, 14.67% वो फंडिंग देते हैं, 553.1 मिलियन डॉलर्स की। यूएस के बाद बिल एंड मेलिंदा गेट्स फाउंडेशन देते हैं 9.76% की। एंड थर्ड कॉन्ट्रीब्यूटर है गावी वैक्सीन अलायंस। देन यूके एंड जर्मनी 4th एंड 5th पोजीशन पर हैं। ओके, इंडिया 0.48% देता है एंड चाइना तो हमसे भी कम देता है, 0.21%। तो अब हम देखते हैं चाइना यूएस इन न्यू स्पैट ओवर यूगुर क्रैकडाउन। तो चाइना ने कहा है टू इम्पोज tit for tat measures after United States slapped sanctions on Chinese officials। एक्चुअली ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैंने लास्ट मंथ में भी पढ़ाए हैं, तो मुझे इनको देख के ऐसा लगता है कहीं मैं गलती से वापस से जून के करंट अफेयर्स तो नहीं पढ़ा रही हूँ। तो 2-3 टॉपिक्स ऐसे आए हैं जब मुझे दोबारा ये चेक करना पड़ा है। सो मतलब आई थिंक हमने इतनी बार इसको रिवीजन कर लिया है। एंड देखिए पूरे 1 साल के हमने करंट अफेयर्स किए जून 2019 से, तो टॉपिक्स रिपीट होते रहते हैं। इसलिए आप भी, मैं यही चाहूँगी अगर आप इस बार जो पेपर दे रहे हैं प्रीलिम्स का, तो आप अगर वीडियोस को देख लेंगे ना एंड डेली क्यूज को सॉल्व कर लीजिए, या जो कंपाइलेशंस आती हैं उसे सॉल्व कर लीजिए। ये लिख लीजिए कि कौन सा प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, फुल फॉर्म्स लिख लीजिए, तो आपके करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो जाएंगे बहुत अच्छे से। चलिए देखते हैं तो चाइना एंड यूएस का, क्योंकि यूगुर जो है वो हमने पढ़ा था मुस्लिम माइनॉरिटी से इन्वॉल्व है। एंड इन ये जो जिंगजियांग है वो ये कहते रहते हैं जो जिंगजियांग के एरियाज़ हैं वो कहीं और, ये जो यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं मोर देन 1 मिलियन, ये अपने जो कैंप्स हैं वो किसी और कंट्री के साथ ही बना रहे हैं, जैसे कि ये अपने टर्की के साथ एंड इनके साथ जो रिलेशंस हैं वो ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं। ब्रूटल फोर्स के साथ इनको चाइना जो है फिर वो डील करता है। जिनजियांग एक ऑटोनॉमस रीजन है चाइना के अंदर ही, लार्जेस्ट रीजन है। मिनरल्स यहाँ पर बहुत सारे हैं। 8 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, रशिया भी है, अफ़गानिस्तान भी है। एंड इसको Han Chinese कहते हैं, who have cornered the better jobs and left the Uyghurs feeling their livelihood। तो स्पोरेडिक वायलेंस यहाँ पर होता रहता है। 2009 में भी हुआ था जब 200 लोगों की डेथ हुई थी, तो काफ़ी बार हमने ये कर लिया है। नाउ इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम, तो इन द रिसेंट जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर की एंड इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम ये लॉन्च किया गया। इंडिया इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए रेडी है। सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर एक इम्पॉर्टेंट पिलर है इंडिया यूएस स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप का, एंड इसको को चेयर किया नीति आयोग ने, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी ने, ताकि इंटरनेशनल डेवलपमेंट हो सके। एंड एम यही है कि एनर्जी डाटा को मैनेज किया जाए, एनर्जी मॉडलिंग को कोलैबोरेट किया जाए लो कार्बन टेक्नोलॉजीज़ पर, एंड ये ही इनकी 3 मेन एक्टिविटीज़ हैं। तो एक प्लेटफॉर्म मिलेगा ताकि इम्पॉर्टेंट एनर्जी एंड एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज़ को देखा जा सके, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके, कॉपरेशन हो सके बिटवीन मॉडलिंग टर्म्स, गवर्नमेंट एंड नॉलेज पार्टनर्स, एक्सचेंज हो सके आइडियाज़ का, नॉलेज गैप्स आइडेंटिफाई किए जा सकें, एक कैपेसिटी बिल्ड हो ऑफ इंडियन
इंस्टीट्यूशन। एनर्जी मॉडलिंग या एनर्जी सिस्टम मॉडलिंग एक यही सिस्टम है जहाँ पे कंप्यूटर जो मॉडल्स हैं उनको उनकी बिल्डिंग की प्रोसेस को देखा जाए, एंड इस तरीके के जो मॉड्यूल्स हैं वो अलग अलग अजम्पशंस को भी इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं कि क्या टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस जो सिचुएशंस हैं उनको देखते रहते हैं। एनर्जी मॉडलिंग फोरम जो है वो यूएसए के अंदर है, 1976 में बनी थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। यही दोबारा सेम पॉइंट, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटीज़ एंड जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो मॉडलिंग एक्सपर्ट्स हैं, उनको कनेक्ट किया जा सके, तो एक अनबाइस्ड प्लेटफॉर्म मिलता है ताकि कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को डिस्कस किया जा सके रिवॉल्विंग अराउंड एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। नाउ यूएस ने रिलैक्स कर दिए हैं रूल्स ऑन सेल्स ऑफ आर्म्ड ड्रोन्स। तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने जो एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स पर, ड्रोन्स पर, उसको थोड़ा कम कर दिया है। ड्रोन्स क्या होते हैं? अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स जो कि 800 किलो kph की स्पीड से मतलब नीचे फ्लाई करते हैं, एंड अब उन्हें कोई रिस्ट्रिक्शंस के बिना वो आ सकते हैं। तो कुछ ड्रोन्स के नाम ध्यान रखिए, MQ-9 रिपर, RQ ग्लोबल हॉक, तो ये प्रीलिम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। ये उनकी मिशन टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम के अंदर उन्होंने किया है। तो मिशन टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम उनका एक इनफॉर्मल एंड वॉलंटरी पार्टनरशिप है 35 कंट्रीज़ के साथ, ताकि जो मिसाइल का प्रोलिफरेशन है एंड जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल टेक्नोलॉजी है वो कैरी कर सकें ऑफ ग्रेटर देन 500 kg पेलोड ऑफ फॉर मोर देन 300 किलोमीटर। ये रेजाइम 1987 में बना था, G7 इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ ने बनाया था। G7 में कौन कौन है? US UK ध्यान रखिएगा, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी ध्यान रखिएगा, इटली एंड जापान ध्यान रखिएगा, एंड इसलिए लीगली बाइंडिंग नहीं होता। मेन एम यही है कि प्रोटेक्शन देनी है। चाइना इसका मेंबर नहीं है, एंड इंडिया जो है वो 35th इसका मेंबर इंडक्ट करने की कोशिश की जा रही है। Now important international institutions, agencies and fora, their structure। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा को वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, 1966 में बना था। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस के अंदर है। यूएन ऑब्जर्वर है। यूएन की जो इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन है फॉर एशिया एंड पैसिफिक, उसके भी मेंबर्स हैं, एंड इसका पहले नाम था इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फार ईस्ट, एंड इसके अंदर 68 मेंबर्स हैं। वोट्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जिसकी जितनी कैपिटल सब्सक्रिप्शन हो। ये एक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हेल्प करती है डेवलपमेंट के अंदर। देन यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, प्राइम मिनिस्टर ने जो हाई लेवल सेगमेंट थी उसको एड्रेस किया। जो ये हाई लेवल सेगमेंट थी इसका थीम ध्यान रखिएगा, मल्टीलेटरलिज्म आफ्टर कोविड-19, व्हाट काइंड ऑफ यूएन डू वी नीड एट 75th एनिवर्सरी, क्योंकि 2022 के अंदर हमें 75 ईयर्स हो जाएंगे आज़ाद हुए। तो यूएन इकोसॉक 1945 में बना था। यूएन का एक ऑर्गन है, कोऑर्डिनेशन, पॉलिसीज़ को रिव्यू करता है, पॉलिसी डायलॉग को रिकमेंडेशंस देते हैं। ये इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरनमेंट इश्यूज़ में 54 मेंबर्स हैं। जनरल असेंबली ने इलेक्ट किए थे फॉर ओवरलैपिंग 3 ईयर टर्म्स। इंडिया इसका मेंबर है 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2020 तक। 14 यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ का काम कोऑर्डिनेट करना। लास्ट टॉपिक देखेंगे, बहुत बार किया है, ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया। अभी इसका मेन एम यही है कोविड-19 से थोड़ी मतलब आज़ादी मिले। तो ये एक ग्लोबल फंड है, 2002 में बना था। गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। एंड G8 ने इसको मीन्स एक तरीके से जुलाई 2001 जिनोवा इटली के अंदर इसको इंडोर्स किया था। एंड ये एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है अंडर स्विस लॉ। इसे होस्ट किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2002 में। 2009 में ये एक एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी, एंड ये एक फंडिंग मैकेनिज्म है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नहीं है। ओके, एंड इसको जो क्रिएट किया गया था 2002 में, पब्लिक सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो इसमें 95% बढ़ा दी गई हैं। सो थैंक यू सो मच। अभी और हमारे 70 पेजेस रह रहे हैं।
सो 3 वीडियोज़ और 3 वीडियोज़ में मैं इसको कोशिश करूँगी कंप्लीट करने की। आफ्टर दैट वी विल डू अगस्त करंट अफेयर्स एंड सितंबर के हम नहीं करेंगे। ओके, सितंबर के अब मैं चाहती हूँ कि आप डायरेक्ट कल से ही क्या करें, वेबसाइट पर जाकर उन्हें पढ़ लें। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच, चैनल के साथ बने रहें। जब प्रीलिम्स का पेपर हो जाएगा तो सितंबर का भी हम पूरा कंपाइलेशन करेंगे। थैंक यू।